हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हमने टाइप नंबर 9 तक प्रॉफिट और लॉस पढ़ चुका था। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कहां तक हमने पढ़ लिया था? 9, टॉपिक नंबर 9 तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 10 पे कैसे सवाल बनते हैं। उन सवालों की चर्चा मैं थोड़ा सा आपसे करूंगा। समझिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर दोनों जगह लाभ लाभ दिखे, ध्यान देना, दोनों जगह यदि लाभ और लाभ दिखे आपको, तो हर हाल में एक घटेगा, इतनी दिमाग में आप रखना। या हानि हानि दिखे, थोड़ा शार्ट करने के लिए मैं आपको इस सवाल बता रहा हूं। हानि हानि दिखे, ये भी सेम है तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अभी मैं चर्चा इस पे करूंगा। तीसरी बात, ये अगर मुझे लाभ और हानि मिल जाए, लाभ और हानि, ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। या हानि और लाभ मिले, हानि और लाभ मिले, ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे? जोड़। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हम इसको जोड़ देंगे। ये चीजें आपको मैंने कई बार जब भी प्रश्न बताया तो आपको ये चीजें मैंने समझाया। क्या आप समझाया? देखिए कि यदि आपको लाभ लाभ प्रश्न में दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे कंडीशन पे आप घटा देते हो। या हानि हानि मिल जाते हैं, फिर भी क्या करते हो? घटा देते हो। लेकिन यदि लाभ और हानि मिलता है तो आप क्या करते हो? जोड़ देते हो। और हानि और लाभ दोनों मिलता है तब भी आप क्या करते हो? जोड़ देते हो। तो इस चीज को किन तरीकों में यूज करेंगे, तो मैं आपको एक प्रश्न लेकर समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसे तरीके आप कहां पर लगाओगे। ठीक है, मैं इधर ही एक प्रश्न लिखता हूं जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किसी वस्तु को, क्वेश्चन है देखिए, किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है। 16% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 20% लाभ पर, लाभ पर 20% लाभ पर बेचा जाता, इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20 रुपए अधिक मिलते। 20 रुपए अधिक मिलते। तो 20 रुपए क्या करते? अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य
कितना होगा। देख लीजिए, सवाल को मैंने लिख दिया है, समझिए बात। किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर? 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 20%, यदि इसे क्या 20% लाभ पर बेचा जाता है, देखो दोनों कंडीशन पे लाभ है। यहां पे देखिए, ये भी 16% लाभ, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 4% का। और 4% की वैल्यू सवाल में कितने रुपए अधिक है भाई? ये भी 4 ही है ना परसेंट अधिक, तो 4% की वैल्यू 20 है। 4% की वैल्यू 20 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी भाई। 4 की 5 हो जाएगी, 4 पचे 20, 1 की 5 हो जाएगी, तो 100 की कितनी हो गई? 500 की। ये तो सीपी हो गया आपका। 100 पे कोई वस्तु आप निकालते हो तो क्रय मूल्य होता है। अगर आपसे सवाल में क्रय मूल्य पूछा जाता तो कितना लिखते? 500 रुपए लिखते। लेकिन आपसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया? इसे 20% लाभ पर। तो 500 का 20% लाभ यानी 500 गुणा 120/100, यही तो आएगा विक्रय मूल्य। यानी 5 से डबल 12×5 = 60, यानी 600 रुपया हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य हो गया। यही बात मैं समझा रहा था आपको कि अगर यही बात यहां पर हानि और यहां लाभ दिया होता तो जोड़ देते। चूंकि यही बात तो मैंने आपको समझाया कि लाभ, और अगर लाभ होता है तो माइनस होगा, हानि और हानि होती है फिर भी माइनस होगी, लाभ और हानि होता है तो प्लस होगा, और हानि और लाभ होता है तो भी क्या होगा? प्लस होगा। तो किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो यही चीज मैं आपको फिर से समझा देता हूं एक बार, जिससे आपके दिमाग में बन जाए। देखिए डायरेक्ट, आप डायरेक्ट देख लेंगे। अब ऐसे सवाल मिल जाएंगे बच्चे ना, उड़ा दोगे कि देखो मैंने बताया कि लाभ लाभ दोनों जगह है, यहां भी लाभ है यहां पर लाभ है, तो कितने परसेंट का डिफरेंस? 4% का। 4% के डिफरेंस में कितने रुपए अधिक? 20 रुपए। तो 4 पचे 20, तो 100 पर कितना? 1 पर 5, तो 100 पर 500, तो सीपी आ गया 500। लेकिन आपसे पूछा है एसपी, तो 500 गुणा कितना परसेंट लाभ हुआ? तो यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 20 पे अधिक मिलते, तो 20% लाभ यानी 120/100, या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लोगे तब भी आपका आ जाएगा 1/5। और 1/5 500 का 100 होता है। तो पहले क्रय मूल्य 100 रुपया था, अब 100 और बढ़ गया तो 600 रुपया। उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात आपको समझ में आई होगी। बोलिए समझ में आई कि नहीं आई? एक सवाल और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। 2.5% हानि पर बेचा। 2.5% हानि पर बेचा। यदि उसने वही 100 रुपए अधिक अधिक
कीमत पर बेचा होता कीमत पर बेचा होता तो उसे तो उसे तो उसे 7.1/2%, तो उसे 7.1/2 7.5% का लाभ होता, 7.5% का लाभ होता। तदनुसार तदनुसार 12.5% का लाभ कमाने के लिए 12.5% का लाभ कमाने के लिए 12.5% का लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो कितने में बेचना चाहिए? देखिए बच्चा कितना अच्छा सवाल है। उसे रेडियो कितने परसेंट में बेचना चाहिए? चलिए समझिए। इंपॉर्टेंट बच्चे, कई बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न के अंदर कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप देख लो सवाल ठीक ठाक लग रहा होगा। भाई लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा इस पे आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं लिखा गया। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। कितने परसेंट हानि पर? 2.5% हानि पर बेचा। कितने परसेंट हानि पर? 2.5% हानि पर बेचा। उसने वही 100 रुपए अधिक कीमत पर बेचा होता, यदि बच्चा वही सामान वह 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 7.5। आप देखिए यहां 2.5% की हानि, यहां 7.5% का लाभ, तो कुल हानि और लाभ मैंने बताया था कि जहां पर हानि और लाभ आपको मिले आप समझ लेना वहां मुझे प्लस करना है। क्या करना बच्चे? प्लस करना है, तो कर दो। आप जब यहां देखोगे तो यहां पर 7.5 और 2.5 कितना हो गया? 7 2 9 और 1 10% के डिफरेंस पे वैल्यू कितना है भाई? 100 रुपए है। तो हमको जरा बताओ 100 पे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यदि सवाल में सीपी पूछा होता बस इतना करके तो 100 पर 1000 रुपया हो जाता, लेकिन इसने एक लाइन और बढ़ाया कि 12.5% का लाभ होता है। अब बात समझिए, 12.5% का लाभ होता है तो 12.5% को लाभ है तो 1000 का यानी एसपी बेचना कितने में पड़ेगा? तो एसपी बराबर हो जाएगा 1000 गुणा 12.5% है तो 112.5 लिख दो। और या तो बच्चे इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, 1/8 निकाल लो इसका, तो 4 से काटोगे तो 4 कट जाएगा ना, 4 25 में 100 और 4 दूना 8, इसको काट दोगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125। तो क्या करें इसको? 12.5% क्यों निकालोगे? ऐसे ही निकाल लो, 12.5 में निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं, 1125 आ जाएगा। तो अगर 125 आ गया यानी एसपी कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 125 रुपए, यानी 1125 रुपए हो जाएगा इस सवाल का।
1125 रुपए हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। या तो बच्चे अगर ये भी ना करना चाहो तो 12.5 प्रश्न ही निकालो। देखो कि मैंने कहा 2.5% प्लस 7.5% की वैल्यू सवाल में दिया गया है 100 रुपए, यानी कि 10% की वैल्यू सवाल में है 100 रुपए। तो 100 रुपए 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपए। सीपी आ गई। और आपको तो निकालना है एसपी। तो 1000 गुणा 112.5 बट्टा के 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ए हो जाएगा 0, एक अंक पे पॉइंट, ए हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर। देखिए, तो सवाल को देखते देखते आप हल कर जाएंगे अगर इस तरीके को आपने समझ रखा है। तो टाइप नंबर 10 में मैंने दो बहुत ही अच्छे सवाल आपको कराए। एक मैंने लाभ लाभ का इसलिए करा दिया कि अगर वैसे सवाल हानि हानि पर भी आए तो आप घटा के कर लो। एक सवाल मैंने हानि लाभ पर इसलिए करा लिया कि जोड़ने पर भी वो बातें आपको समझ में आ जाए। जोड़ने पर भी वो बातें आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। 7.5 और 2.5 होता है 10%, और 10% की वैल्यू है 100। तो 100 की कितनी होगी, 1000 होगी। और एसपी 1000 पर 12.5% का लाभ है, तो 1000 का 1/8 होता है 125, यानी 1000 प्लस 125 आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1125। यस और नो, बोले बच्चा। बातें समझ में आई या नहीं आई, जैसा भी हो कमेंट करो, ठीक है। तो ये सवाल तो मैंने आपको टाइप नंबर 10 में समझाया दोस्त। टाइप नंबर 10 में ये सवाल मैं आपको समझाया। अब टाइप नंबर 11 में हम कुछ ऐसे सवाल भी लेंगे जो बहुत ही बेहद स्मार्ट क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, लेकिन तरीका भी स्मार्ट ही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। टाइप नंबर 11 बेसिक से लगाने में समझ जाता है, याद रखना। इसलिए जितने टाइप में यहां पर व्हाइट इस ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड पे, इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है एक के बाद एक टाइप करके। उससे क्या फायदा होगा कि पहले आप जान लेते हो कि ओवरऑल क्या जान लेते हो, प्रॉफिट लॉस में ओवरऑल क्या हल करने हैं हमको या क्या पढ़ना है। जब इस बात को आप जान जाओगे तो क्वेश्चन बनाना अपने आप आ जाएगा। जब क्वेश्चन बनाना आपको आ जाएगा तो जो न्यू क्वेश्चन जो होंगे उन्हें डील करना भी आपको आ जाएगा। तो पहले आप इस टाइप वाइज जो मैथ होती है इसमें दो फायदे होते हैं। टाइप वाइज मैथ्स में 2-3 फायदे हैं। पहला कि ओवरऑल व्यू मिल जाता है आपको कि हमें इस चैप्टर के थ्रू कितने टाइप के पढ़ने हैं, ठीक। दूसरा, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो पूरा क्वेश्चन कर लेते हो क्योंकि उसने आपने टाइप ने पूरा अध्ययन कर रखा है। तीसरा, जब आप परीक्षा में बैठते हो और कहीं न कहीं कोई नया प्रश्न बनता है, ये चीजें जो ओवरव्यू में आप पढ़े हो और जो प्रश्न लगाए हो, इससे जोड़कर इस प्रश्न को कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। या कहीं किसी पीडीएफ में नए क्वेश्चन मिले, आपने कर लिया, जैसा आपने नहीं देखा है, आपके माइंड में सब चीजें बसी हैं, तो आप गर्वान्वित महसूस करते हो और एनर्जी जो है आपकी डबल हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो इसलिए मैंने इसको बताया। अब टाइप नंबर 11 का मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बस क्वेश्चन ही लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये टाइप अपने आप समझ में आ जाएगा कि हालांकि ये क्वेश्चन है क्या। और मैं इसके लिए जो आपको टाइप बताऊंगा, जो मेथड बताऊंगा, उसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए, नमक के मूल्य में
नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में एक खरीदार 100 रुपए में 4 किग्रा नमक और खरीद सकता है और खरीद सकता है। नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। नमक का मूल्य ज्ञात कीजिए। नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, ऐसे सवाल को आप कई मेथड से हल कर सकते हो। चाहो तो आप x मान लो और 20% की कमी 80/8/10 यानी 4/5। तो एक तो 100/x, दूसरे 100/4/5x मान लो, 500 ऊपर हो जाएगा। हल कर लो, वहां से पहले x की वैल्यू आ जाएगी जो आप मूल्य माने रहोगे। फिर जो घटा हुआ मूल्य है 20%, उसका 80% निकाल दोगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आप आ जाएगा। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसको दिमाग में रख। जो मैं बता रहा हूं इस मेथड से सबसे पहले निकालेंगे आप घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य याद रखना। इस टाइप से जो पहला कंडीशन है नमक का घटा हुआ मूल्य या न्यू मूल्य, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, 100 में 20% कमी है तो 100 का 20% ही निकालो आप। 100 का 20% ही आप निकालो, केवल डायरेक्ट करो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जितना अधिक खरीदा या जितना कम खरीदा उससे भाग कर दो। तो 20/4 यानी 5। तो घटा हुआ मूल्य आ गया 5 रुपए। ये सवाल का उत्तर हो गया। यदि आपको प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है तो आपका डायरेक्ट जो जो दिख रहा है 100 20 निकाल के इसे भाग दे देंगे, आपका 5 रुपए घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो यहां मैंने लिखा प्रारंभिक मूल्य। कोई संख्या मान लो x मान लेता हूं, पहले x रहा होगा। 20% की कमी हुई तो कितना हुआ? 80%। बचा कितना भाई? 80%। और घटने के बाद वैल्यू कितनी आई थी? 5। तो 0 से 0 गया, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी x बराबर 5 पचे 25/4, यानी 4 छक 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पचे 20।
यानी प्रारंभिक मूल्य, इस नमक की कीमत का जो प्रारंभिक मूल्य था इस दशा में वह था 6 रुपया 25 पैसा, यानी 6.25 रुपया, 6 रुपया 25 पैसा था। लेकिन इसके घटने के उपरांत यह कितना हो गया बच्चे, 5 रुपया। तो इस चीज को आप यदि दिमाग में अपने बैठा लेते हो कि घटा हुआ मूल्य दिमाग में मेरे है कि जो मूल्य यहां पर दिया गया है उसका 20% निकालकर 4 जो संख्या रहेगी डिवाइड कर देंगे तो घटा हुआ मूल्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य क्या होगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। और प्रारंभिक मूल्य के लिए 20% घटा है तो बचा कितना होगा, 80%। और यह जो बचा हुआ है यही घटे हुए मूल्य के तो बराबर होगा, तो घटे हुए मूल्य के मैंने बराबर कर दिया। हल कर दिया तो 6 रुपए 25 पैसे पहले कीमत थी, बाद में जब घट गया तो घटने के उपरांत इसकी कीमत हो गई 5 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन दूसरा लेता हूं, समझ जाओगे। टाइप नंबर क्या था, ये 11 था ना। टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लेते हैं और आपको क्वेश्चन में एक और लेता हूं समझाने के लिए। देखो क्वेश्चन इसलिए ज्यादा ले रहा हूं कि जिससे आप जान पाओ कि ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए संतरों के मूल्य में 20% कमी होने से संतरों के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। संतरों का प्रारंभिक भाव, संतरों का प्रारंभिक भाव संतरों का प्रारंभिक भाव कितना है, संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा कितना है। देख पहली प्रश्न में जब मैंने पूछा वहां निकला था घटा हुआ मूल्य। क्या निकला था बच्चे, घटा हुआ मूल्य। यहां पर आपसे क्या कहा, प्रारंभिक मूल्य। देखिए पहले मैं उसी बात को समझाता हूं आपको, पहली बात मैं उसी को समझाता हूं कि आप जब भी निकालोगे तो घटा हुआ मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मान लो इस सवाल में अधिकतम घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा जाता है, कभी काल ये प्रश्न आया होगा घटा, लेकिन घटा हुआ मूल्य बहुत बार आया है क्योंकि वह जानता है कि आप कैसे लगाओगे। लेकिन इस मेथड का अगर यूज आप करते हो तो पहले आप घटा हुआ ही निकालते हो, बाद में कुछ और निकालते हो। क्लियर है। तो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए पहले 120 रुपया था, 20% की कमी हुई तो 20/100 हो गया। तो यहां से 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0, 12 दूना 24 बटा कितना अधिक आया, 20 आया। भाई 20 ही अधिक संतरा आ रहा है, अधिक आ गया। तो यहां से जब आप काटोगे तो 4 छक 24 और 4 पचे 20, और काट सकते हो, नहीं कटेगा ना, 6/5 हो गया। तो 6/5 को आप लिख सकते हो 1.2 लिख लो। चलो
5 एक्का 5, 1 5 दूना 10, एक यानी घटा हुआ मूल्य 1 रुपये 20 पैसे के आसपास आ गया। तो प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा? प्रारंभिक, ये अगर घटा हुआ मूल्य आ गया तो प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा? तो आपको बताया था मैंने कि कितने परसेंट की कमी की, 80/100 हो जाएगा क्योंकि 20% कमी, और यह वाला 1.2 आ गया, तो 0 से 0 चला जाएगा और 12 हो जाएगा, तो 12/8 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8। तो कितना रुपया हो गया? पहले कितना था? 1.5 रुपया। मतलब अगर देखा जाए तो प्रारंभिक भाव आपसे पूछा था, तो प्रारंभिक भाव बच्चा हो गया 1.5 रुपया, और घटा हुआ अगर मूल्य आपसे पूछ देता तो होता था 1 रुपया 20 पैसा, यानी लगभग 30 पैसे आपसे घटे। देखो कितना आसान है, यानी एक लाइन में घटा हुआ मूल्य और एक लाइन में प्रारंभिक मूल्य, इससे ज्यादा समय नहीं है। और चाहते हो तो देख लो भाई, डायरेक्ट हो गया आपका सवाल। तो बोलो टाइप नंबर 11 के अगर इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आपसे मिलते हैं तो क्या कर लोगे? हाँ या ना में जवाब दो। चलो टाइप नंबर 12 की तरफ चलेंगे, और टाइप नंबर 12 में हम उन सवालों को कराने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से और बहुत ही मेथड जो है एलिगेशन यूज करूंगा। तो थोड़ा सा एलिगेशन पे मैं चर्चा आपसे करूंगा टाइप नंबर 12 में। टाइप नंबर 12 में एलिगेशन का यूज करूंगा, और मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसे सवाल में कहां पर एलिगेशन लगेंगे। एलिगेशन क्या होता है? जैसे देखिए, अगर यहां कोई वस्तु रुपए में है, यहां भी वस्तु किसी में होनी चाहिए? रुपए में होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का भी जो वस्तु होनी चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? और जो यहां का डिफरेंस आएगा तो रुपया में ही आएगा। एक ए डिफरेंस होना चाहिए और एक ए डिफरेंस होना चाहिए। मान लो ये 2 रुपए है, ये 4 रुपए है, ये 3 रुपए है। तो 3 से 2 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, और 4 से 3 का डिफरेंस देखेंगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये रेशियो अलग अलग होगा, ये पहले का रेशियो है, ये दूसरे का रेशियो है, 1:1। अगर टोटल वैल्यू 1:1 बनेगा किसमें? 2 में। 1:1 बनेगा किसमें? 2 में। तो क्वेश्चन में आपसे कहा रहेगा कि इस 2 की वैल्यू 40 है। क्वेश्चन में कहा रहेगा, अभी आप समझिए बस, क्वेश्चन में कहेगा इस 2 की वैल्यू 40 है, यानी 2 में किससे मल्टीपल है? 20 से, तब जाके 40 आया है। 2 में किससे मल्टीपल है? 20 से। तो आप भी यहां पर दिमाग देना, यहां पर भी 20 से गुणा होगा, 20 रुपया ये भी हो जाएगा, और 20 रुपया ये भी हो जाएगा। तो एलिगेशन मेथड बहुत ही कारगर है। इस मेथड में आपको अभी 5 मिनट बाद समझ में आएगा। तो मैं एक सवाल लूंगा जिसमें आपको बेसिक समझा दूंगा कि ऐसे होता है, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि आपको एक मेथड अच्छे से समझाया जाए जो आपको डायरेक्ट सवाल पे ले चले, जो डायरेक्ट उत्तर तक पहुंचा दे। ठीक है, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, आपका काम हो जाएगा सब। क्लियर है? चलिए देखो, बात को समझिएगा। टाइप नंबर 12 में हम प्रश्न क्या कर रहे हैं? तो एक प्रश्न मैं आपको और यहां पर लिखता हूं, एक प्रश्न मैं आपको यहां पर बच्चे लिखता हूं, क्वेश्चन आप दिमाग में रखना। एक आदमी ने, क्वेश्चन है, एक आदमी रुपया 2160 में, रुपया
2160 में 2 पंखे खरीदता है। दो पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, एक पंखा 15% के लाभ पर, और दूसरा 9% की हानि पर बेच देता है। और दूसरा 9% की 9% की हानि पर 9% की हानि पर बेच देता है। उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है, न तो लाभ होता है, न ही हानि, न तो लाभ होता है न ही हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है? हर पंखे का हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है? हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, अगर इसे बेसिक की बात एक बार बताऊं, बच्चा समझिएगा। अगर इसे मैं बेसिक के बारे में एक बार बताऊं तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि अगर पहली वस्तु x रुपए में है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2160 माइनस x में हो जाएगी। और एक को 15% लाभ पर बेचा गया, यानी ये हो गया 115/100 प्लस दूसरा 9% की हानि पर बेचा जाता है। तो दूसरा 9 घटा दोगे 100 में से तो 91/100 हो जाएगा 9% की हानि पर। पूरे सौदे में न तो उसे लाभ हुआ न तो हानि, यानी जितने की वस्तु थी उतने ही खरीद दिए 2160। अब इसको बच्चे हल करोगे, हल करने पर x का मान निकालोगे और x का मान मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा, 810 आएगा। अगर एक वस्तु 810 आएगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी? अगर पहली 810 आएगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तो 2160 माइनस 810 यानी 05 1350 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या ये तो मैंने उत्तर लिख दिया तो आपको समझ में आया? क्या आप कैलकुलेशन इतना है आसान से कर लो तो ठीक है भाई। यदि इतने कैलकुलेशन को आप आसान से कर लेते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं, और नहीं कर पाते हो तो भाई दिक्कत तो है ना, बोलो। तो इसको क्या करेंगे आप देखिए, समझिए। कुछ भी नहीं करना है, मैंने क्या बताया, यहां 15% का लाभ है तो लिखिए पहला वाला है 15% प्रॉफिट पर, दूसरा वाला 9% हानि पर, दूसरा वाला 9% हानि पर है। इस पूरे सौदे में जो यहां पर है पूरा सौदा, न तो उसे लाभ हुआ है न तो हानि। मैंने बताया था आपको
कि जब भी प्रतिशत होगा इधर तो इधर और बीच में भी होना चाहिए, और अगर इधर भी किलो इधर भी किलो तो इधर भी किलो ही होना चाहिए। यदि यहां भी रुपया यहां भी रुपया है तो यहां भी रुपया ही होना चाहिए। आप समझिए, तो जो इन दोनों की बात थी यहां से इसका डिफरेंस, वह डिफरेंस था 9 रुपए का, और जो यहां का डिफरेंस था वह आ जाएगा 15 है तो 15 का ही रहेगा। अगर मैं रेशियो देखूं तो 9:15 होता है, यानी बात करूं तो 3 से तो कट भी जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। पहली वस्तु 3% है, दूसरी जो है 8, तो टोटल वैल्यू जो आएगी 5 3 8 की आएगी। लेकिन सवाल में इन दोनों की वैल्यू 8 न देकर 2160 दी गई, यानी इसकी वैल्यू 2160 है, 2160। यानी आप देखो तो यहां पर जो गुणा किया है 8 दूना 16, 8 सते 56, 270 रुपए का गुणा किया गया है। आप हमें बताइए क्या इसमें भी 270 से गुणा होगा क्या? तो 27 तिया 81, यानी जो पहली वस्तु है वह 810 रुपए में हो जाएगी, और जो दूसरी वस्तु है 0 7 पचे 35, 5 दूना 10 3 13, 1350 रुपए में। इरिगेशन मेथड इतना आसान है कि ऐसे सवालों को विद इन 1 सेकेंड में आप कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, समझो। इधर 15% का लाभ है, इधर 9% की हानि, और कहा कि पूरा जो सौदा हुआ उसमें व्यक्ति को न तो लाभ हुआ और न तो हानि। यानी जब न तो लाभ हुआ न तो हानि, तो ये तो है 0%। यहां से जो डिफरेंस हम देखेंगे वह वैल्यू आ जाएगी 9, यहां से जो डिफरेंस देखेंगे वह वैल्यू आ जाएगी 15। नहीं काटना चाहते हो तो 15 और 9 24 लिख दो, काटना चाह रहे हो तो काट दो। 3 और 5 में गया, तो 3 और 5 हो गया टोटल 8। लेकिन हमारे सवाल के अनुसार टोटल 8 ना होके टोटल 2160 है, तो 8 की वैल्यू 2160 होने में 270 टाइम्स लगेंगे, यानी 270 का गुणा करने पर। तो 270 का गुणा में जब 5 में करूंगा तो 1350, और जब 270 गुणा 3 में करूंगा तो 27 81 810 हो जाएंगे। तो आप बताइए क्या पहली वस्तु 810 रुपए में हो गई, और क्या दूसरी वस्तु 1350 रुपए में हो गई क्या? तो आप कहेंगे इन दोनों को मिलाने पर 2160 रुपया हमारा बन भी रहा है, यानी ये सही है। तो आप बताइए ये मेथड अच्छा है कि जो बेसिक आपने किया था वो वाला? तो आप कहेंगे जरूर ये वाला मेथड सिंपल और अच्छा हो गया। क्लियर हुआ? चलिए देखिए दूसरा सवाल मैं कराता हूं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 650 रुपए में 2 कमीजें खरीदी। दो कमीजें खरीदी, उनमें से उसने
उसने एक को 7% लाभ से एक को 7% लाभ से तथा दूसरे को 6% और दूसरे को 6% हानि से बेच दिया। से बेच दिया, उसे इस प्रकार न तो लाभ हुआ इस प्रकार न तो लाभ हुआ न हानि। कमीजों का विक्रय मूल्य था, कमीजों का विक्रय मूल्य था, कमीजों का कमीजों का विक्रय मूल्य था। ठीक, समझिए बात। बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। देखिए बात दो यहां पर पूछा। पहले के सवाल में क्या लिया मैंने कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, लेकिन दूसरे ही सवाल में जस्ट वैसे ही सवाल को मैंने लिया, लेकिन नीचे उसने पूछा कि विक्रय मूल्य क्या था। तो पहले जब आप क्रय मूल्य निकाल लोगे तो जो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि आता है वही तो उसका विक्रय मूल्य होगा। यानी पहले का जो क्रय मूल्य होगा उसका 7% लाभ वही विक्रय मूल्य होगा, और दूसरे का जो हानि के बाद क्रय मूल्य होगा 6% है ना, जो क्रय मूल्य होगा उसका 6% हानि उसका विक्रय मूल्य होगा। तो समझिएगा बात, बहुत अच्छा सवाल दिया, थोड़ी सी बात इसने बढ़ा दी है। तो पहली बात इसने क्या बढ़ाई देखिए, पहले एक को हुआ 7% का लाभ और दूसरे को हुआ 6% की हानि। कंडीशन में आया कि न तो उसे लाभ हुआ और न तो वहां पे हानि। तो आप हमको बताएं कि इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6 का, इसका डिफरेंस हो गया 7, टोटल वैल्यू आ गई 7 और 6 13। लेकिन सवाल में 13 नहीं है, 650 रुपए है। तो 650 होने के लिए आपको किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 13 पच्चे 65, 50 से गुणा आप करोगे तो ए वाला हो जाएगा 350 और ए वाला हो जाएगा 300। ए वाले में आप 50 से मल्टीपल करोगे तो ये 50 छक्का 300 हो जाएगा और ए 750। तो सीपी कितना आ गया, तो सीपी आ गया 300 रुपए और 350 रुपए। लेकिन भाई आपसे सीपी थोड़ी ना पूछा है, इसने पूछा फर्स्ट का एसपी और सेकंड का एसपी। क्यों? क्योंकि सवाल में नीचे की कंडीशन पे जाओ तो पूछा है कि कमीजों का विक्रय मूल्य क्या था, कमीजों का विक्रय मूल्य क्या था। तो पहले का है 300 रुपए, 300 में कितने परसेंट का लाभ हो गया, 7% का लाभ। यानी 7% के लाभ को आप लिखते हो
107/100, 107/100, क्योंकि भाई साहब 100 तो 100 से चला जाएगा और ए हो जाएगा 321। सातवीं करीब ने कर दी। ठीक है, दूसरी बात आया 350 रुपए पे। 350 गुणा, यहां पर हुआ है 6% की हानि, और 6% की हानि का मतलब है 94/100। तो 0 से तो 0 चला जाएगा, 5 दूना के जाएगा, 5 सते चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 सते चला जाएगा। तो 7 सते 49 और 7 चौक 28, 28 4 32, तो 329 रुपया ये वाला हो जाएगा और 321 रुपया यह वाला हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, इस पूरे मैटर को दिमाग में अपने रखो। पहले सवाल को जो मैंने लिया था वो केवल यहां तक की बातें थी कि एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 कमीजें खरीदी, उनमें से एक को 7% लाभ पर तथा दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। तो कमीजों का क्रय मूल्य कितना था, ऐसा प्रश्न पहला पूछा गया था, टाइप नंबर 12 का। लेकिन ये दूसरा में कहा कमीजों का क्रय मूल्य नहीं है, कमीजों का विक्रय मूल्य आप ज्ञात कर लो। वहां पर बात दूसरी थी, 2160 की थी, यहां पर बात 650 की। लेकिन मैं बात एक बता रहा हूं ओवरऑल व्यू बनाने के। तो पहले का 7% और दूसरे का 6% घाटा हुआ, तो टोटल में तो 0% हुआ। यहां का डिफरेंस आप देखेंगे तो 6, यहां का डिफरेंस देखेंगे 7, टोटल वैल्यू हो गई 13। 13 तो सवाल में दिया ही नहीं गया था। इस टोटल की वैल्यू 650 दी गई थी, यानी 13 × 5 = 65, एक की वैल्यू 50 दी गई है। तो 7 की वैल्यू 350, 6 की वैल्यू 300 रुपए। लेकिन आपसे क्रय मूल्य तो नहीं पूछा सवाल में। अगर क्रय यहां पर हटा के यहां बात अगर क्रय मूल्य की करता, अगर यहां पे आपसे लिख लेता हूं मैं, अगर यहां पर आपसे क्रय मूल्य की बात करता, क्रय मूल्य की बात करता, आप क्रय मूल्य क्या निकाल चुके हैं, 300, 350, 300, 350। लेकिन आपसे यह बात तो नहीं पूछा, उसने तो पूछा भाई साहब विक्रय बता दो। उसने क्या पूछा, विक्रय बता दो। तो विक्रय में आपको 2 एसपी पूछा, एक को 7% लाभ, दूसरे को 6%। तो इस तरीके से सेट हो गया। ठीक है, चलो आज 3 टाइप आपको मैंने 3 दूना 6 सवाल पढ़ाए। कल मैं आपको टाइप नंबर 13 की चर्चा करूंगा इसी सवाल के रूप में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, टाइप नंबर 13 में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा ध्यान समझिए, यहां पर अगर 10% दिया रहेगा, यहां पर 8% दिया रहेगा, यहां पर भी वैल्यू दी जाएगी आपसे। अभी तक क्या होता था, यहां न तो लाभ होता था, न तो लाभ या न तो हानि होती थी, न तो हानि होती थी। यहां पर हम रख देते थे 0% और डिफरेंस देख लेते थे 8 का और 10 का। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर लाभ या हानि कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। तो जब कुछ ना कुछ होगा तो यहां का जो डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मैं मान लेता हूं यहां का डिफरेंस 1 का, यहां का भी डिफरेंस 1 का। अब सवाल 1:1 यानी टोटल कितने का हो गया, 2 का। मान लो यहां पर 720 दिया गया है, तो कितने से गुणा किया है, 360 से किया है, यानी ए वाला भी 360 हो जाएगा, ए वाला भी 360 हो जाएगा और ए वाला भी क्या हो जाएगा, 360। तो इस टाइप पे चर्चा हम लोग टाइप नंबर 13 पे कल की क्लास से करने का प्रयास करेंगे। कल हम टाइप नंबर 13, 14 और 15 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की सभा इन्हीं सवालों पे समाप्त हो जाती है।